हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 5.3 का थर्ड क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर। अब आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम हमेशा क्या लिखते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0 हमेशा वो जीरो रहता है, यानी उसकी वैल्यू जीरो। हम उसको कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करेंगे, यानी इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो नहीं, तो जीरो नहीं तो क्या, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। आप इसमें ए बी सी कोई तो भी नंबर है, एक्स वेरिएबल है, उसकी भी वैल्यू पुट करो। नंबर की भी फॉर एग्जांपल बताता हूँ, x² + 5x + 6 = 0 बोल देना। ए बी सी नंबर है, x की भी वैल्यू -2 या -3 पुट करोगे तो आंसर बराबर 0 आता है। x की वैल्यू क्या पुट करो, सॉल्व करो, -2 या -3 मिलेंगे आपको, तो -2 पुट करो, स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई करो 6, आंसर 0 आएगा। यानी x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालने पर या मिलने पर बराबर आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही हम 10th में पढ़े थे और इसकी हम वैल्यू पूछते थे, तो हम पढ़े कि इसकी वैल्यू 0 आती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 ना आए, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या होगा बताओ? 1 पुट कर दूं तो 1² 1, 5 × 1 5 और ये 6, बताओ आंसर पॉजिटिव आया कि नहीं? मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट की तो आंसर कैसा है, पॉजिटिव। और कुछ और पुट की सपोज तो हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव का बता और नेगेटिव का बता। तो देखो आप एक बात और जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट रहता है ये 3, इसमें ये कोएफिशिएंट बहुत मायने रखता है, x² का कोएफिशिएंट। दूसरी बात डिस्क्रिमिनेंट जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हम तो हमेशा 0 पढ़े, लेकिन अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो कंडीशन क्या याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब बनता है? अगर a पॉजिटिव हो, a यानी x² का कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव हो, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा, डिस्क्रिमिनेंट यानी ये, डिस्क्रिमिनेंट यानी d कैसा, नेगेटिव। ये समझ गए ना? डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac, ये इसकी वैल्यू। तो a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, a पॉजिटिव है, चलो मान लीजिए a पॉजिटिव है, जैसे कि 2a², a पॉजिटिव है, और इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac, आप 10 में पढ़ चुके हैं। अगर नेगेटिव है तो समझ जाना कि आंसर पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव। जैसे मैंने ये लिया, आपको a पॉजिटिव दिख रहा है a पॉजिटिव, और आप इसमें क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वही b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू निकालो। अगर वो वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई ना, समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब बनेगा, अगर a नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है, यानी इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट दोनों बार नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो उसके ऊपर ये कंपलसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव होना, और ये कैसा चाहिए, पॉजिटिव। a पॉजिटिव रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, और a नेगेटिव रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव। इसमें से कोई एग्जांपल करके देखते हैं। x² + 5x + 2, बताओ अगर a की वैल्यू 1 है, b की 5 और c की 2 है, ठीक है। तो बताओ b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट, 5² 25 - 4, a की 1 c की 2, 25 - 8 यानी कितना हुआ है, ये आंसर पॉजिटिव आया, 25 - 8। हमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए, बोलो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए तो मुझे वैसा एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज 4, c की वैल्यू 4। चलो अब करके देखो।
डी 5 स्क्वायर माइनस 4 ए की 1 सी की 4 नहीं तब भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ले लो सपोज 6 7 ले लो 7 हाँ तो सी की वैल्यू 7। चलो बताओ कितना हो रहा है 25 माइनस 28 कितना है -3। अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। इस प्रॉब्लम में डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है ना -3। और एक ऐसा है देखो एक ऐसा है पॉजिटिव एक पॉजिटिव है ना तो एक पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। देखो एक पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव ये वाली कंडीशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर हमेशा कैसे आएगा पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ऐसा कि नहीं तो आप एक वैल्यू पुट करके देखो जैसे कि -3 पुट करके देखो x की जगह -3 का स्क्वायर 9 हाँ -3 5 जा -15 और इस 7 16 -15 1 बताओ आंसर पॉजिटिव है। चलो 2 पुट करके देखो 2 स्क्वायर 4 5 2 जा 10 प्लस देखो आंसर पॉजिटिव है। कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करो -10 पुट करो -10 का स्क्वायर 100 -10 into 5 -50 प्लस देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। यानी आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव जा रहा है। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हर हालत में पॉजिटिव जा रहा है। क्यों आ रहा है इसमें ए पॉजिटिव है फर्स्ट टर्म ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट कैसा है नेगेटिव। देखो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव है। ये होगी पहली कंडीशन कि अगर ए पॉजिटिव है पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो समझ जाना कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तुम इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा पॉजिटिव आंसर जाएगा। तो वही बात लागू होती है इसके लिए कि अगर ये नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है यानी a की वैल्यू नेगेटिव यानी सपोज ये -3 नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अब सपोज अब इतना तो हम नहीं करके देखेंगे कि a नेगेटिव है। देखो a नेगेटिव है और अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर वो भी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब समझना दोनों नेगेटिव a भी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव यानी दोनों नेगेटिव रहे तो समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। यानी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करना आंसर नेगेटिव जाएगा ऐसा। तो ये टेक्निकली प्रूफ किया गया है। अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों नेगेटिव रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव और अगर a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो समझना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। अब देखो आपका 5.3 का थर्ड प्रॉब्लम उसमें आपको क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है उसमें दो वेक्टर दिए वो दोनों वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे वो दोनों वेक्टर ये दो वेक्टर है वो कौन सा एंगल बना रहे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। और वेक्टर के बीच में वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में थीटा ये ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज यानी ये वाला यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब बताओ दोनों वेक्टर के बीच का फॉर्मूला क्या है। दोनों वेक्टर के बीच का फॉर्मूला क्या है ठीक है ए एंगल का फॉर्मूला क्या है। एंगल का फॉर्मूला क्या है a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ये फॉर्मूला बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा फिर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। अगर मैंने ये दोनों मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो इधर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो cos थीटा अकेला हो जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। अब एक बात बताओ अगर आपको एंगल ऑब्ट्यूज चाहिए ऑब्ट्यूज का मतलब जानते हो if theta is an obtuse angle ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है यहाँ पे यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। if theta is an obtuse angle therefore theta lies in सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और बताओ अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो cos थीटा कैसे रहता है सेकंड में cos थीटा कैसे रहता है नेगेटिव। आप जानते हो कि cos पॉजिटिव कब रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में
सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है नेगेटिव, यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहता है सेकंड में, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव तो cos नेगेटिव रहता है। अब थीटा ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस यानी 90 और 180 के बीच में, 90 से बड़ा। सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट वाला है तो cos थीटा कैसे कहूँ, देयरफॉर cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब बताओ अगर cos थीटा नेगेटिव है तो इसको ऐसा लिखते हैं, cos थीटा नेगेटिव है क्या होता है, लेस देन 0, 0 से छोटा ना। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या है, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है यानी लेस देन 0। cos थीटा देखो कितना है, ये वाला। अब एक काम करो, ये मैग्नीट्यूड है नंबर से, ये नंबर उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, इन्होंने डिवीजन किया है उधर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 0, a डॉट b क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो जैसा जैसा, बताओ a डॉट b, या तो फिर हम अलग से कर लेते हैं पहले, कैसे, a डॉट b कौन है, a x c i माइनस 6j 3k, और b कौन है, x i प्लस 2j प्लस 2c x k। और अब बताओ डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का i का i के साथ ही होता है, तो xc इंटू x, फिर j का j के साथ होगा तो क्या होगा, -6 इंटू 2 -12, k का k के साथ होगा कितना होगा, 3 2 6 cx, ये cx² होगा। अब देखो ये cx² होगा, x² पहले लिखो, x को बाद में लिखो, और नंबर को उसके बाद लिखो, ये हो गया रिजल्ट। देखो i का i के साथ xc इंटू x, j का j के साथ -6 2 12, k का k के साथ 3 इंटू 2cx यानी 6cx। अब बताओ x इंटू x x² तो cx², x बाद में और नंबर उसके बाद, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, नाउ a डॉट b लेस देन 0 फ्रॉम 1, ये इस बताओ a डॉट b की वैल्यू क्या है, a डॉट b की वैल्यू है cx² 6cx माइनस 2। a डॉट b लेस देन 0 था ना, a डॉट b की वैल्यू मैंने पुट कर दी। बताओ आपको क्या मिला, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब रहता है, हाँ, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज नेगेटिव, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसा है, वो नेगेटिव है। देयरफॉर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब रहता है, we know that x² bx plus c is negative, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब रहता है, इफ नंबर वन कौन सी कंडीशन है, a इज नेगेटिव और नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यानी ये दो कंडीशन, ए भी नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब बताओ हियर ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ए बी और सी, ए कौन है, x² का कोएफिशिएंट, बी कौन है, x का कोएफिशिएंट, कौन 6c, सी कौन है -2। अब बताओ पहली कंडीशन, ए कैसा है, ए इज नेगेटिव, नेगेटिव यानी क्या होता है, पहली कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब रहता है, जब ए भी नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ए के नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ए कौन है, ए इज नेगेटिव, नेगेटिव यानी लेस देन 0। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है, सी, तो हो गया सी लेस देन 0, ए की वैल्यू सी है ना, तो सी लेस देन 0।
नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac लेस देन 0। बोलो b कौन है 6c² -4 a की c और c की -12, b 6c² -4 a c c -12 कितना हो गया 36c², 4 2 12 48 48c, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इससे कॉमन निकालते हैं 12c 12 3 जा 36 और ये 12 48 हो गया। अब बताओ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा है 0। बताओ मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 0 नहीं, बताओ मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 का मतलब इसका ओवरऑल आंसर कैसा है नेगेटिव है, और इसका आंसर कैसा है नेगेटिव ना, 0 से छोटा। ये वाला आंसर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, ये आंसर नेगेटिव है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ये आंसर पॉजिटिव है। अब बताओ ये आंसर नेगेटिव, तो ये आंसर नेगेटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव और ये वाला टर्म नेगेटिव रहा तो नेगेटिव आंसर आता है। प्लस इंटू इंटू है, प्लस इंटू माइनस माइनस, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव और ये वाला टर्म पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव का होता है माइनस। देखो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस प्लस रहे तो प्लस और माइनस माइनस रहे तो भी प्लस होता है। इसलिए बताओ दो में से कंडीशन बताओ, पहला टर्म और दूसरा टर्म, या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो बस नेगेटिव आंसर आता है ना। अब आप बताओ आपको 12c के बारे में क्या पता है, आपको अच्छी तरह से पता है c नेगेटिव, c कैसा है नेगेटिव है। Here c is negative less than 0, therefore 12c is also negative। c नेगेटिव है ना 0 से, अगर c नेगेटिव है तो c को मल्टीप्लाई करना या 12 है तो वो भी नेगेटिव चांस रहेगा ना, यानी 12c नेगेटिव है बराबर। अब 12c अगर नेगेटिव है, ये वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो बताओ ये वाला टर्म कैसा होगा, इज पॉजिटिव। कैसे, अरे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर का आंसर नेगेटिव आना चाहिए 0 से छोटा, तो ये वाला टर्म अगर नेगेटिव है ये वाला टर्म कैसा होना पॉजिटिव, तो 3c + 4 कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव है 0 से छोटा, सॉरी पॉजिटिव है 0 से बड़ा। बताओ +4 उधर गया तो क्या होगा -4। अब बताओ एक काम करो, 3 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करना डिवाइड, तो बताओ c की वैल्यू क्या है -4/3 से बड़ी। तो अब बताओ ये नंबर लाइन है 1 2 हां -1 -2, बताओ -4/3 कहां पे है, -4/3 का मतलब होता है -1 पॉइंट समथिंग। बताओ -1 पॉइंट समथिंग का -1.3, तो -1.3 यहाँ पे है बराबर, ये है -4/3 यहाँ पे अंदाजे। c की वैल्यू -4/3 से बड़ी है, अब बताओ -4/3 से बड़ी यानी उधर, और c की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 से छोटी, c की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी और -4/3 से बड़ी यानी -4/3 से बड़ी, ये है c की वैल्यू -4/3 से बड़ी और 0 से छोटी, यानी क्या हो गया देयरफॉर c की वैल्यू किससे बड़ी है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ऐसा, देखो ये वही है c की वैल्यू -4/3 से बड़ी है, देखो c की वैल्यू बड़ी है इससे -2, मैंने ऐसा लिखा ना, एक अच्छी इसका मतलब। एक बात बताओ ये एक अच्छी 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, एक बस इधर उधर लिखा। बता c बड़ा है बोलते, देखो c बड़ा है तो -2 से, और c छोटा है बोलते 0 से, देखो c छोटा है 0 से, तो ये c की रेंज है -4/3 और c के बीच में, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि c की वैल्यू -4/3 और 0 के बीच में, -4/3 से बड़ी और 0 के बीच में, ये जमा तो लिखना c बिलोंग्स टू है -4/3 और 0 के बीच में, नहीं ये लिखा तो भी सफिशिएंट, ये लिखना जरूरी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में आपको ये कांसेप्ट पहले से पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होता है, जब a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होता है, जब a भी नेगेटिव
डिस्क्रिमिनेटिव, और दोनों निगेटिव रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव। तो क्या क्या पहले हमें इस प्रॉब्लम में क्या बोला था, हमें ये बोला था कि इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस होने के लिए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बताओ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये ठीक है। फॉर ऑब्ट्यूस एंगल सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4/3 से बड़ी और 0 से ये होनी चाहिए। तो कैसे निकाला हमने, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस। अब बताओ उसके लिए दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का, मॉड ऑफ ए cos थीटा। तो cos थीटा हमें एंगल पता, एंगल ऑब्ट्यूस चाहिए ना, तो cos थीटा की वैल्यू निकालिए। अब बताओ थीटा ऑब्ट्यूस से बोल दे, यानी ऑब्ट्यूस यानी 90 से बड़ा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो cos की वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, cos नेगेटिव है, नेगेटिव है लेस देन 0, cos नेगेटिव है, cos की ये वैल्यू ना ये नेगेटिव हो गया, नंबर ने डिवाइड किया मल्टीप्लाई करो, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस देन 0। अब डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 हो गया तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, a डॉट b, i का j का j, k का k किया, ये वैल्यू है, ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। अब डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 मैंने फिर से लिखा, अब डॉट प्रोडक्ट यानी ये कैसा है, लेस देन 0, ये यानी कौन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज नेगेटिव। वी नो दैट, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होता है, जब a भी नेगेटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। अब a कौन है यहाँ पे, हियर a की वैल्यू c है, b की वैल्यू 6x है और c की वैल्यू -2 है। अब अपना क्वाड्रेटिक भी तो नेगेटिव बचेगा, तो बताओ क्या है, a इज नेगेटिव, अपना क्वाड्रेटिक अगर नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, a नेगेटिव यानी लेस देन 0, a यानी कौन, c हो गया, c नेगेटिव, 0 से छोटी है c की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव यानी लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4a और ये c, ये इतना है इसका आंसर, ये लेस देन 0। सॉल्व कैसे करें सर इसको सॉल्व करने के लिए 12c कॉमन निकालो, ये इतना है। अब बताओ ये आंसर 0 से छोटा है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा है नेगेटिव, ये आंसर नेगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव। अब हमें एक बात पता है c नेगेटिव है, c नेगेटिव है, बट c इज नेगेटिव, c नेगेटिव होने के कारण 12c भी नेगेटिव हो जाएगा, ए c नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव को 12 में मल्टीप्लाई करके तो नेगेटिव का आंसर आता है ना, तो 12c नेगेटिव हो गया। अब मतलब ये टर्म अगर नेगेटिव है तो ये वाला टर्म कैसे होगा, पॉजिटिव, क्यों, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव किया तो आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव है ना, तो बताओ 3c + 4 इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, 4 को उधर लेके जाओ -4, 3 ने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, बताओ c की वैल्यू क्या है, -4/3 से बड़ी। तो बताओ नंबर लाइन के हिसाब से देखा तो c की 4/3 0 -1, तो -4/3 यहाँ पे आता है, तो c की वैल्यू -4/3 से बड़ी है, यानी इधर बड़ी यानी उधर, -4/3 यहाँ पे आता है, हाँ, और 0 से छोटी है तो ये इधर, तो c की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो एक साथ लिख दो ऐसा, तो फॉर ऑब्ट्यूस एंगल c की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है।